हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, हमने लास्ट क्वेश्चन जब मैंने अपनी वीडियो में देखा तो 70 अच्छे से समझाया नहीं गया था। उसमें वीडियो में कुछ एरर आ रही थी, तो मैं एक बार और आपको यहीं से समझा देता हूँ। क्या दे रखा था? लेट एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस टू के, इसको रिमूव करता हूँ थोड़ा सा। लेट एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम एफ 0 to 1 to 0, 1 तो इसका मतलब क्या था? 0, 1 की पावर 4 का मतलब होता है मीन्स ऑल 4 टपल्स ऑफ 0, 1, जिसका हमने एग्जाम्पल की तरह से समझा था, एग्जाम्पल लेके समझा था। 0, 0 एक टपल हमारा ये हो गया, एक टपल ये हो गया, ऐसे कर करके 1, 1, 1, 1 तक। तो हर कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है? 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो हमें बताना है कि कितने टपल्स हो सकते हैं। देखो, 0 एफ दे रखा है, एफ फ्रॉम 0, 1 टू द पावर 4 टू 0, 1। दैट मीन्स ये हो गया हमारा डोमेन। तो हमें डोमेन का साइज तो देखना पड़ेगा ना, क्या साइज होगा। तो इस वजह से कितने टपल्स हो सकते हैं हमारे? जब दो ही चीज से हम अपने टपल्स को भर सकते हैं, 0, 1 टपल्स में केवल दो ही वैल्यू आ सकती है, 0, 1। और कितने हैं ये? 4 है। तो हम क्या लिख सकते हैं? टू द पावर 4 सच टपल्स। कितने हमें? 16 टपल्स मिलेंगे। तो डोमेन्स का साइज हो गया हमारा 16। कोडोमेन का साइज, क्योंकि कोडोमेन केवल दे रखा है 0, 1, तो उसका साइज हो गया 2। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, फंक्शंस फ्रॉम n टू m इज m की पावर m। तो अगर हमें इसका साइज बताना है, इसमें बताना है अगर कितने नंबर ऑफ फंक्शंस बन रहे हैं, तो कितना नंबर ऑफ फंक्शंस बनेगा? टू टू द पावर m। यहाँ पर m क्या है? कोडोमेन। और n क्या है? डोमेन। और ये जो नंबर ऑफ फंक्शन है क्वेश्चन में, देखो क्या डिनोट कर रहा है? एस। क्या है? लेट एस डिनोट सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम एन टू एम। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ मॉड एस, सेट का साइज कितना हो गया? टू टू द पावर 16। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। अब ये तो हुआ यहाँ तक की पार्ट। यहाँ से देखते हैं डिनोट से क्या कह रहा है। डिनोट बाय एन द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम एस टू सेट 0, 1। एन का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम एस टू टू एलिमेंट सेट। और सेट का साइज क्या दे रखा है? 0, 1। देखो दोबारा देखो क्वेश्चन में, क्या डिनोट एन नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम एस। एस से कहाँ पर? सेट 0, 1 तक। तो देखो, अब एन नंबर ऑफ फंक्शन है, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, m की पावर m। यहाँ पर m क्या हो गया? ये हो गया m। और यहाँ पर n क्या हो गया? ये हो गया n। तो m का साइज क्या हो गया? केवल 2। केवल 2 हो गया ना, ये देखो यहाँ पर। ठीक है। और इसका s का साइज क्या हमने निकाला? टू टू द पावर 16। तो हमने यहाँ से निकाला 2 की पावर 16। ये हो गया n। क्वेश्चन में क्या दे रखा था? हमको सॉल्व करना था log बेस टू n। तो हमने वो सॉल्व किया log बेस टू। अच्छा, ये मैं एक बार और यहाँ पे दोबारा समझाता हूँ। क्या सॉल्व किया? log बेस टू n। n की वैल्यू क्या है? log बेस टू n हमने क्या निकाला? 2 to the power 16। देखो, ये हम सबको पता है, 12th से सीखते आ रहे हैं। अगर लॉग पहला लिखा हुआ है, तो इस वाले लॉग की हेल्प से हमारा जो भी पावर में होता है वो नीचे आ जाता है। तो ये वाला लॉग कैंसिल हो जाएगा और ये वाली पावर नीचे आ जाएगी। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये वाला लॉग तो कैंसिल हो गया, ये वाला। तो बचा कौन सा है? ये वाला। ये तो आएगा ही ना अभी, लॉग। और ये जो बेस में 2 था, ये कैंसिल हो गया, पावर आ गई नीचे, 2 to the power 16। अब अगेन इस वाले लॉग की हेल्प से जो पावर में था वो नीचे आ जाएगा, और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। इस वजह से लास्ट क्वेश्चन में जो मैं समझा नहीं पाया था, यहाँ पे आपको दोबारा अच्छे से समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 71। ये है हमारा नया पार्ट। क्वेश्चन बहुत आराम से सीखेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन ऑन सबसेट ऑफ सेट एस ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 टू 2014। देखो, एक सेट दे रखा है, अभी तक तो हमें यही पता चला 1 से लेके 2014 तक का। ठीक है। नेक्स्ट हमारी पॉइंट है, फॉर टू डिस्टिंक्ट सबसेट्स यू एंड वी ऑफ सेट एस। अच्छा, एस के दो सबसेट दे रखे हैं, यू एंड वी। अब कह रहा है हम u इज लेस देन v कब कहेंगे? इफ मिनिमम एलिमेंट किस में से? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट अगर u में ही लाई करेगा। नहीं समझ में आया? देखो, दो सेट हैं u और v। जब मैं उसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालूंगा, और जो भी मेरे पास आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस से, उसमें से मैं मिनिमम एलिमेंट निकालूंगा। और वो मिनिमम एलिमेंट किसके अंदर होना चाहिए? u के अंदर होना चाहिए। तब जाके मैं कहूंगा u इज लेस देन v। काफी हद तक समझ में आया होगा। अब सिमेट्रिक डिफरेंस बताता हूँ। सिमेट्रिक डिफरेंस सबको पता है, फिर भी मैं अपने एंड से एक सिमेट्रिक डिफरेंस दोबारा समझा देता हूँ। क्या होता है? एस डी। सिमेट्रिक डिफरेंस को मैं यहाँ पर एस डी बोल रहा हूँ। और सपोज करो ए और बी दो हमारे सेट हैं, तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? जो ए में है बी में नहीं है, यूनियन जो बी में है ए में नहीं है। और वी कैन ऑल्सो रिटर्न इट एज ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बताओ, समझ में आई बात? ठीक है। अभी हमने u इज लेस देन v सीखा, इसका मैं अब एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे।
u is less than v if minimum element in the symmetric difference of two set किस में लाई करेगा, इज इन u में। तभी तो मैं बोल सकता हूँ, अब देखो कि तभी तो मैं क्या बोल सकता हूँ, u इज लेस देन v। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 1 2 3, ठीक है, ये लेस होगा 2 3 4 5 6 से। कब? जब इसका सिमेट्रिक डिफरेंस, सबसे पहला पार्ट क्या है मेरा, इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालो। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, एस बी, देखो इस वाले पार्ट का a माइनस बी 1 हुआ, यूनियन b माइनस ए क्या आएगा, b माइनस ए मतलब ये तो मेरा b है और ये a है, दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन b बट नॉट इन a। तो वो कौन कौन से हैं, 4 5 6। अब इसका यूनियन क्या हो गया, 1 2 सॉरी 1 4 5 6। इसका मिनिमम एलिमेंट क्या हो गया, मिनिमम ऑफ दिस इज मिनिमम ऑफ 1 4 5 6 इज 1। अब 1 बिलोंग कर रहा है u को, हाँ 1 किस में है, a के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि ये u इज लेस देन v और a इज लेस देन b। बताओ ये वाला पॉइंट समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने यहाँ तक का स्टेटमेंट समझ लिया, क्वेश्चन में यहाँ तक का स्टेटमेंट समझ में आया। इसके बाद दो स्टेटमेंट दे रखे हैं S1 एंड S2, उसके बारे में क्या कह रहा है, देयर इज अ सबसेट ऑफ S। अब कोई सबसेट होगा S का जो लार्जर होगा हर एक सबसेट से। सेकंड स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, कोई ऐसा सबसेट S का जो छोटा होना चाहिए कोई से भी अदर एवरी अदर सबसेट से। तो मैं इसमें एक तो लार्जर सबसेट के बारे में बात करी गई है और एक स्मॉलर सबसेट के बारे में दी गई है। अगर एस की वैल्यू क्वेश्चन में 1 से लेकर 2014 तक दे रखी थी, फिलहाल के लिए अगर मैं एस की वैल्यू 1 2 3 4 ले लेता हूँ, तो इसका लार्जर सबसेट क्या होगा, खुद एस, और स्मॉलर सबसेट क्या होगा इसका 5। देखो ये तो बेसिक चीज है ना, एवरी सबसेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो एस अपने आप का भी सबसेट है जो कि लार्जर सबसेट होगा, ठीक है। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सबसेट, तो मैं कह सकता हूँ 5 क्या होगा, सबसे छोटा सबसेट होगा। तो हम कह सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में फिलहाल एस को ये वाला कंसीडर सेट करते हैं हम 1 2 3 4, और कहूंगा नाउ मैं एस और 5 को लेके चलूंगा एज अ सबसेट ऑफ एस। क्यों, क्या दे रखा है, स्टेटमेंट 1 देखो, देयर इज अ सबसेट एस, एस का कोई सबसेट जो कि लार्जर होगा एवरी अदर सेट से। इस वजह से मैंने कौन से सबसेट्स लिए हैं, वो एस और 5। तो देखो स्टेटमेंट 1 के लिए u को मैंने स्टार्टिंग में 5 लिया, तो v मेरा क्या लिया मैंने 1 2। क्या मेरा u इज लेस देन v होगा, मेरे को बस यही देखना है, ठीक है। वी कैन टेक एनी सबसेट ऑफ s, इस वजह से मैंने क्या लिया, v को 1 2 लिया। इसका सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालो भाई, सिमेट्रिक डिफरेंस इसका क्या हो गया 1 2। अब तो समझ में आ जाना चाहिए ना, ठीक है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस, अगर मेरा u 5 है, अगर मैंने u को 5 ले लिया और v के अंदर कुछ भी एलिमेंट्स हैं और मैं इनका सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल रहा हूँ, तो वो हमेशा v के इक्वल ही आएगा। क्यों, क्योंकि u तो 5 हो गया ना, a माइनस बी निकालो और b माइनस ए निकालो, उन दोनों का यूनियन करो, लास्ट में हमको v ही मिलेगा। जब v मिल रहा है तो और इसका मैं मिनिमम एलिमेंट निकालूंगा, वो भी v के अंदर ही लाई करेगा। समझ में आ रही बात, देखो जब मैं सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल रहा हूँ और वो सिमेट्रिक डिफरेंस v के इक्वल आ रहा है, तो जो भी मैं मिनिमम एलिमेंट निकालूंगा वो भी तो v के अंदर ही लाई करेगा। तो मैं कह सकता हूँ u क्या सबसे छोटा या फिर सबसे बड़ा सबसेट है s का, जिसकी वजह से मेरे को u इज लेस देन v मिल रहा है। सो मिनिमम एलिमेंट is minimum element of symmetric difference will always exist in V when U is 5। जब U 5 के इक्वल होगा तो मेरे को मिनिमम एलिमेंट हमेशा V के अंदर मिल रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ 5 इज ग्रेटर, अभी कंफ्यूज हो गया आप, 5 इज ग्रेटर देन एनी अदर सबसेट ऑफ S। 5 सबसे बड़ा हुआ ना, क्योंकि 5 अगर मैं u में कोई और एलिमेंट्स डालने लग जाऊं 5 के अलावा, तो जब मैं सिमेट्रिक डिफरेंस निकालूंगा तो वो u के अंदर भी लाई कर सकता है। अब u के अंदर लाई कर गया तो मिनिमम एलिमेंट्स, ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी ना, u इज लेस देन v वाली। इस वजह से मैं कहूंगा
जब U के अंदर केवल फाई है तो वो सबसे ग्रेटर और सफिशिएंट सेट है भाई, सबसेट है S का, जिससे U इज लेस देन V आ रहा है। अच्छा, नहीं आ रहा होगा समझ में, अब एक बार और ये वाला समझते हैं। स्टेटमेंट 2 के लिए, अच्छा एक मिनट, स्टेटमेंट 1 देखो, क्या हमारे पास कोई ऐसा सबसेट मिला, क्या हमको कोई ऐसा सबसेट मिला S जो लार्जर हो एवरी अदर सबसेट से? तो मेरे को मिला तो है यार ये वाला U, ये U सबसे बड़ा सबसेट मिला तो है मेरे को, जो हर सबसेट से बड़ा हो। ठीक है, अभी समझते हैं। फिलहाल एक स्टेटमेंट और समझो, अगर मैंने कोई U लिया है 1 2 3 4, ये किसके इक्वल है? एज इट इज S के इक्वल है, क्योंकि फिलहाल तो मैं S को एज्यूम यही कर रहा हूँ ना, 1 2 3 4। ठीक है, U हो गया 1 2 3 4, और V मैंने लिया है 1 2, कोई सा भी सबसेट ले सकता है ना, V तो S का होना चाहिए बस। और सिमेट्रिक डिफरेंस इसका क्या हो गया? सिमेट्रिक डिफरेंस इज इक्वल्स टू 3 4। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब A माइनस बी यूनियन B माइनस ए। तो मिनिमम एलिमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या आया? मिनिमम ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस इज 3 आया। 3 किसके अंदर लाई कर रहा है? U के अंदर। अब इसी तरह आप कभी भी सिमेट्रिक डिफरेंस निकालो, अगर ये पूरा सेट S है तो इसी के अंदर ही मिनिमम एलिमेंट लाई करेगा। मिनिमम एलिमेंट ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस इस वाले का क्या हो गया? 3 हुआ, विच जो U के अंदर है। और अगर केयरफुली देखें तो मिनिमम एलिमेंट विल ऑलवेज बी इन U, वट एवर द V इज। V से हमें कोई मतलब है ही नहीं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया? 1 2 3 4, सो 1 2 3 4 इज द, ये क्या हुआ? ये स्मॉलेस्ट हुआ भाई, ये लार्जेस्ट नहीं बोलेंगे हम इसको, ये हुआ स्मॉलेस्ट, या फिर स्मॉलर देन एनी अदर सबसेट ऑफ S। तो इस वजह से S2 भी ट्रू हो गया, क्योंकि S2 के अंदर भी यही कहा गया। देखो 1 2 3 4 हमें एक ऐसा सबसेट मिल गया S का जो कि स्मॉलर हो बाकी अदर सबसेट से। अगर मैं इसके अलावा कोई और भी ले लेता हूँ ना, कोई और सबसेट लेने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें ये डिससेटिस्फाई कर जाएगी कंडीशन। तो इस वजह से इसके दोनों ऑप्शन ये ट्रू हो गए। बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू। नहीं समझ में आया तो मेरे को बोल देना कि ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझना है। ये हमने सेट S के लिए लिया था 1 2 3 4 के लिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1 से लेके 2014 तक। तो अगर जो यही बात S के लिए है, वही बात 1 से लेके 14 तक के लिए भी होगी, 1 से लेके 2014 तक के लिए भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट x एंड y बी फाइनाइट सेट एंड एक फंक्शन दे रखा है फ्रॉम x टू y बी द फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखो फिर वही बात बोलूंगा कि अपने आप सॉल्व करके देखो, एक बार गलती तो होगा, पर जब आप अपने आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे, तो ये अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी हुआ तो जब मैं समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगी कहाँ पर आप लैग कर रहे थे। एक्स और वाई दो फाइनाइट सेट हैं, तो और फंक्शन दे रखा है एक्स और वाई से, तो मैं अगर एक सेट बनाऊं एक्स का और एक बनाऊं वाई का, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट्स डाल सकते हैं 1 2 3 4 डैश डैश, और इसके अंदर ए बी सी डैश डैश। ए को मैप कर लूँ ए से, 2 को मैप कर दो बी से, 3 को अगेन ए से, एंड 4 को सी से। ठीक है, बस मैंने इतना ही पढ़ा था और मैंने दो सेट बना दिए। अब मैं जाता हूँ ऑप्शंस पे। ऑप्शन क्या कह रहे हैं? फॉर एनी सबसेट ऑफ ए, केवल ए के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, फॉर एनी सबसेट ऑफ ए एंड बी, दो सबसेट है ए और बी, किसके? केवल एक्स के सबसेट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 के लिए मैं एक सेट लेता हूँ ए, जिसके अंदर मैं अपने आप एलिमेंट्स डाल रहा हूँ। ए किसका सबसेट है? एक्स का, तो मैंने एक्स के सबसेट बना दिया। बी दूसरा सबसेट है एक्स का, अभी वाई के बारे में बात ही नहीं हो रही है, ए और बी सबसेट है एक्स के। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एफ ऑफ ए यूनियन बी का मॉड किसके इक्वल होना चाहिए? एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यही कैलकुलेट हो जाएगा आराम से। देखो एफ ऑफ ए यूनियन बी मतलब एफ ऑफ 1 2 3 4 का मॉड, मतलब एफ ऑफ, अब मैं फंक्शन सॉल्व करूंगा 1 2 3 4 का, 1 और 3 किस में आ रहे हैं? ए में। 2 का क्या आ रहा है? बी, और 4 का क्या आ रहा है? सी। इसका मॉड यानी ये किसके इक्वल आ गया? 3 के। एफ ऑफ ए दैट मीन्स 1 2,
का मॉड प्लस एफ ऑफ बी मतलब 3,4। देखो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए कॉमा बी के प्लस 3,4 क्या आ रहा है, ए कॉमा सी के। इसका क्या मॉड आया, 2 + 2। क्या ये 3 4 के इक्वल हुआ, नहीं, तो हमारे से, तो हम इसको बोलेंगे ये हुआ फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सेकंड वाला, देखो फॉर एनी सबसेट ए एंड बी ऑफ एक्स। अगेन ए और बी के बारे में बात कर रहे हैं और सबसेट क्या ले रखा है, एक्स। तो ऑप्शन लिखेंगे एफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ ऑफ बी। तो सिंपल वही जो हमने इस वाले क्वेश्चन में वो लिए थे ऑप्शंस एग्जांपल, वही लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का फंक्शन निकालूं तो क्या आ रहा है, सिंपल फाई आएगा। और ए और एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ ऑफ बी निकाल रहा हूं तो मेरे पास क्या मिल रहा है, ए, जो कि दोबारा फॉल्स हो गया। फाई ए के इक्वल है, नहीं है। नाउ नेक्स्ट कम टू द थर्ड पार्ट। फॉर एनी सबसेट ए कॉमा बी ऑफ एक्स, अगेन ए कॉमा बी, चलो देखो एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू मिनिमम एफ ए कॉमा एफ बी। देखो इसका क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन अभी तो हमने देखा 0 आ रहा है मतलब कि 5, और मिनिमम ऑफ एफ ऑफ ए कितना आ रहा था 2, एफ ऑफ बी कितना आ रहा था 2, यहाँ से भी ये 2 के इक्वल आया विच इज अगेन फॉल्स, इज फॉल्स। ठीक है, देखो ये तीनों ऑप्शन तो आराम से सॉल्व हो सकते थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो हमने देख लिए, और तीनों फॉल्स आ रहे हैं। तो बचा डी, डी ट्रू होना चाहिए आपके हिसाब से, तो बिना देखे हम डी को मार्क लगा सकते हैं, क्योंकि फोर्थ हमारे एकदम से पल्ले नहीं पड़ता और टाइम वेस्टिंग था, इस वजह से हम डी का ऑप्शन सही कर सकते हैं, लेकिन समझने के तौर पर हम समझेंगे भी जरूर। तो डी में क्या है, एस इज इक्वल्स टू, अच्छा ये दे रखे हैं सबसेट ऑफ एस एंड टी, किसके, वाई के दो सबसेट, इस बार वाई पे कह रहे हैं, वाई के दो सबसेट ले रहे हैं एस एंड टी। लेट एस इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी एंड टी इज इक्वल्स टू ए कॉमा सी। क्या दे रखा है, एफ इनवर्स एस इंटरसेक्शन टी, एफ इनवर्स एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स एस इंटरसेक्शन एफ इनवर्स टी, ये बताना है। देखो एस इंटरसेक्शन टी क्या हो गया मेरा, एस इंटरसेक्शन टी ए आएगा, ठीक है, मतलब कि एफ इनवर्स ऑफ ए, एफ इनवर्स ऑफ एस क्या है, ए कॉमा बी इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ ए कॉमा सी। देखते हैं एक एक करके, एफ इनवर्स ए क्या है, देखो ए कहाँ पर है, ये रहा, इसका इनवर्स क्या आ रहा है, ये है ना इनवर्स, जो पीछे जाके मिल रहा है, यानी 1 और 3, तो मैंने लिख दिया 1,3। एफ इनवर्स ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए का इनवर्स क्या निकाला अभी हमने, 1 एंड 3, और बी का इनवर्स क्या है 2, देखो ना बी का इनवर्स क्या है 2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3। इसका इंटरसेक्शन निकालना है ए सी से, ए का क्या निकाला हमने 1,3 और सी का क्या है 4, तो 1 3 4, इनका अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 1,3 इक्वल आ जाएगा 1,3 के इंटरसेक्शन से, जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा क्या आएगा 1,3, विच इज ट्रू। बताओ समझ में आएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73, देखते हैं लेट जी बी अ ग्रुप विद 15 एलिमेंट्स, लेट एल बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, एक ग्रुप दे रखा है जी जिसके अंदर 15 एलिमेंट्स हैं, और एक एल दे रखा है जो सब ग्रुप है जी का, और एक एडिशनल कंडीशन क्या दे रखी है, दैट एल इज नॉट इक्वल्स टू जी, देन व्हाट इज द साइज ऑफ एल इफ एल इज एटलीस्ट 4। ठीक है, एल का साइज बताना है, अगर हमारे पास कंडीशन दे रखी है एल जी के इक्वल नहीं है और एल का साइज एल इज एटलीस्ट 4। ठीक है, हमने क्या लैग्रेंजेस थ्योरम पढ़ी है, लैग्रेंजेस थ्योरम क्या बोलती है, ये लैग्रेंजेस थ्योरम स्टेट्स दैट ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ
सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। ग्रुप का एलिमेंट, ग्रुप का साइज कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 15 दे रखा है। तो डिवाइड करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस बैठ रहे हैं जो 15 को डिवाइड कर रहा है, 1, 3, 5 और 15। इसमें से ही कोई साइज हो सकता है एल का, लेकिन एल इज नॉट इक्वल्स टू जी। अगर ग्रुप का ही साइज 15 है तो क्या एल का साइज 15 हो सकता है, नहीं, क्योंकि कंडीशन पहली क्या है, एल का साइज जी के इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या रखी है, एल इज एटलीस्ट 4, तो क्या उसका साइज 1 हो सकता है, नहीं। 3 हो सकता है, नहीं। क्या बचा, 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमें सिर्फ लैग्रेंजेस थ्योरम पे फोकस करना था, ये हमने थ्योरी में पढ़ रखी थी। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, कंसीडर द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम f 01 2014 टू 01 2014 such that f of I is equals to I for all 0 is less than equals to I is less than equals to 2014. consider the following statement। ये तीन स्टेटमेंट दी गई हैं जिसको हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। एक फंक्शन है f जिसके अंदर क्या एलिमेंट्स है, 0 1 टू 2014। ये कहाँ पर गया है फंक्शन, 0 1 से लेकिन 2014। अगर मैं इस फंक्शन को बोल दूं s, इस सेट को बोल दूं s, तो मेरा फंक्शन कहाँ से हुआ, फ्रॉम s टू s, क्योंकि ये सिमिलर एलिमेंट्स हैं। साथ ही में एक कंडीशन और दी गई है, f of I इज इक्वल्स टू I होना चाहिए। मतलब कि अगर हम किसी नंबर पर f दो बार लगाएं, सपोज करो ये नंबर 0 है और इस पे मैं दो बार f लगाता हूँ, तो मेरे को रिटर्न में वही नंबर मिलना चाहिए। मतलब कि f अपने आप का रिवर्स है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्या है, अगर हम जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि f इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। चलो अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1, जिसमें इतना बड़ा सेट ना लेके हम एक छोटा सेट लेते हैं तीन एलिमेंट्स का, 0 1 2। कंडीशन क्या दे रखी है क्वेश्चन में, f of I किसके इक्वल होना चाहिए, I के इक्वल होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले f को डिस्क्राइब कर देता हूँ, f of 0 is equals to 0, f of 1 is equals to 1, f of 2 is equals to 2। हर एलिमेंट अपने आप पर ही जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हमने ये लिया। अब देखो, अगर मेरे को चेक करना है जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी क्या वो ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। देखो f of I की जगह मैंने यहाँ पर 0 रख दिया, तो ये किसके इक्वल आएगा, f of 0 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। देन अगेन f of 0 किसके इक्वल हो जाएगा, दोबारा 0 के इक्वल। तो f of I के इक्वल है। इसी तरह f of 1 f of 1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। और ये f of 1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो f of I इज इक्वल्स टू I अगेन। इसी तरह f of 2 रख के देखो, f of 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। फिर f of 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोबारा 2। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो फंक्शन है जो हमने डिस्क्राइब करा है ये बिल्कुल सही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह अब एक एग्जांपल और रखते हैं जिसमें हम एलिमेंट्स को स्वैप कर देंगे। एग्जांपल 2, f of 0 1 के इक्वल, f of 1 2 के इक्वल, और ये तो अपने आप के ही इक्वल रख दिया। ओके, इसको 0 के इक्वल रखते हैं, f of 1 0 के इक्वल। तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, f of 0 इज इक्वल्स टू, f of 0 किसके इक्वल है, 1 के। तो f of 1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो देखो f of I किसके इक्वल आ गया, I के इक्वल आ गया ना। ठीक है, f of 1 इज इक्वल्स टू f of 1 किसके इक्वल है, 0 के। f of 0 किसके इक्वल है, 1 के। तो f of I के इक्वल आ गया। ठीक है, f of 2 इज इक्वल्स टू f of 2 इज इक्वल्स टू 2। बताओ समझ में आया, ये f of I का मतलब क्या है। ये जब ये वाले फंक्शन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को, तो अब हम देखते हैं अपने स्टेटमेंट्स क्या दिए हुए हैं। फॉर ईच सच फंक्शन इट मस्ट बी द केस दैट फॉर एवरी आई fi इज इक्वल्स टू I। हर आई के लिए देखो स्टेटमेंट पी क्या कह रहा है, सारे आई मतलब सारे एलिमेंट्स, सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तीन एलिमेंट्स हैं। सारे एलिमेंट्स के लिए f of I
आई के इक्वल होना चाहिए। देखो एफ ऑफ आई के इक्वल है इसके अंदर, ठीक है, एफ ऑफ आई के इक्वल है, ठीक है, एफ ऑफ आई के इक्वल है। इस वाले एग्जाम्पल में तो हम कह सकते हैं कि सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें एफ ऑफ आई के इक्वल आ रहा है। लेकिन इस वाले एलिमेंट के अंदर देखो, इस वाले एग्जाम्पल के अंदर देखो, क्या एफ ऑफ आई के इक्वल है? नहीं। एफ ऑफ आई के इक्वल है? नहीं। एफ ऑफ आई के इक्वल है? हाँ। ये तो एग्जैक्टली इक्वल है एफ ऑफ आई के, लेकिन क्या ये दोनों एफ ऑफ आई के इक्वल है? नहीं। लेकिन क्या ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ आई इज इक्वल्स टू आई? यस, ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई तो कर रहा है ये वाला एग्जांपल, लेकिन एफ ऑफ आई वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस वजह से हम पी को क्या कह देंगे? फॉल्स। कि सारे एलिमेंट्स एफ ऑफ आई इज इक्वल्स टू आई को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन एफ ऑफ आई के इक्वल फॉलो कर रहा है। जब ये फॉलो कर रहा है तभी तो हमने जाके स्टेटमेंट देखी। पहले तो हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है एफ ऑफ आई। उस बेस पे हमने एग्जांपल निकाले, ये वाला और ये वाला, कि ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सारे एलिमेंट्स ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। अगर हम केवल एग्जाम्पल 1 को देखें तो ये पी ट्रू होगा, लेकिन एग्जाम्पल 2 में जब देखा तो ये ट्रू नहीं है, तो पी स्टेटमेंट हमारी हो गई फॉल्स। देखो क्यू पार्ट क्या कह रहा है, फॉर ईच सच फंक्शन इट मस्ट बी द केस दैट फॉर सम आई एफ आई इज इक्वल्स टू आई। फर्स्ट वाले में क्या था, पी में क्या था, एवरी आई, हर आई के लिए बोल रहा था, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, एफ ऑफ आई इज इक्वल्स टू आई, मतलब हर एलिमेंट अपने आप का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। लेकिन क्यू में कह रहा है सम आई, कुछ आई के लिए, कुछ सम आई में हम एटलीस्ट वन आई के लिए भी देख सकते हैं। तो देखो एग्जाम्पल 1 ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है एफ ऑफ आई, एग्जाम्पल 2 भी एफ ऑफ आई इज इक्वल्स टू आई फॉलो कर रहा है, यानी ये दोनों हमारे एग्जाम्पल सही हैं। एग्जाम्पल 2 में अगर आए तो देखो एफ ऑफ 0 1 के इक्वल हो गया, एफ ऑफ 1 0 को इक्वल हो गया, मतलब कि दोनों आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन लास्ट में जो भी एलिमेंट बच रहा है एफ ऑफ 2, वो तो अपने आप के ही इक्वल हो रहा है ना, क्योंकि हमारा सेट के अंदर एलिमेंट्स ऑड है ना। देखो क्वेश्चन के अंदर कौन क्या दे रखा है, ये क्यू पार्ट देख रहे हैं हम। क्वेश्चन के अंदर सेट ऑफ ऑड एलिमेंट्स दे रखा है ना, 0 1 टू 2014। मतलब कि अगर मैं सबका पेयर बना देता हूँ, एफ ऑफ 0 का 1, एफ ऑफ 1 का 0, एफ ऑफ 2 का 3, एफ ऑफ 3 का 2, अगर मैं ऐसे करके सारे पेयर बना देता हूँ, फिर भी लास्ट में एक एलिमेंट ऐसा बच जाएगा 2014 जिसको अपने आप से ही मैप होना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अगर इवन होता तो तब भी हम एक बार को बोल सकते हैं कि सारे पेयर आपस में मैप हो जाएंगे, कि कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा जो अपने आप से मैप हो। लेकिन ऑड एलिमेंट तो लास्ट में एक ऐसा बच ही जाएगा ना जो अपने आप से मैप होगा। तो हमें कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा मिल गया जो एफ ऑफ आई के ही इक्वल होगा। दैट मीन्स एफ ऑफ 2014 के इक्वल होगा। तो क्यू हमारा, इस वजह से हम कह सकते हैं कि क्यू इज ट्रू। नेक्स्ट है ईच सच फंक्शन मस्ट बी ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या हो गया, हर एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज होगा। ये सिंपल बोलें कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको कोई मैप ना करता हो। तो देखो इस कंडीशन का क्या मतलब है, एफ ऑफ आई इज इक्वल्स टू आई। इसका मतलब ये है कि अगर ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है, यानी ए किसी की अगर इमेज है, तो बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी के इक्वल होगा। और एफ ऑफ बी ए के इक्वल है तो ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए के इक्वल होगा। यानी अगर कोई एलिमेंट ए है, किसी का इमेज है, किसी का इमेज है, तो उसके साथ एक यूनिक बी एग्जिस्ट करता है, जिससे एफ एक वन वन ऑन टू फंक्शन बन जाता है, जिससे एफ एक वन वन फंक्शन बन जाता है, वन वन फंक्शन बन जाता है। और हमारे पास हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर हमारे पास फाइनाइट सेट है जो कि 1 to 1 है, 1 to 1 है, वो हमेशा ऑन टू हो जाता है। फाइनाइट सेट में 1 to 1 फंक्शन ऑन टू होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि आर या फिर सारे फंक्शंस ऑन टू होंगे? यस, क्योंकि हमने ये देख लिया कि सारे फंक्शन 1 to 1 है। कैसे? ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक एलिमेंट ए है जिसकी कोई ना कोई इमेज होगी, और उसके साथ एक यूनिक एलिमेंट बी भी एग्जिस्ट करता है, तो सारे एफ, इससे एफ एक 1 to 1 फंक्शन बन जाएगा। अब 1 to 1 हो गया तो वो ऑन टू भी हो गया, तो आर ट्रू हो गया। इस वजह से इसका आंसर क्यू एंड आर ट्रू, ऑप्शन बी। देखिए 75th क्वेश्चन।
बहुत आराम से समझेंगे। देयर आर टू एलिमेंट्स एक्स वाई इन अ ग्रुप सच दैट एवरी एलिमेंट इन द ग्रुप कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स ऑफ एक्स एंड वाई इन सम ऑर्डर। इट इज नोन दैट, ये कंडीशन दे रखी है, वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन सच ग्रुप। ठीक है, एक ग्रुप दे रखा है जी, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, और वो एलिमेंट्स कैसे लिखे जा सकते हैं, एक्स और वाई के मल्टीप्लीकेशन के कॉम्बिनेशन से। देखो क्या लिखा है, सच दैट एवरी एलिमेंट इन द ग्रुप कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ सम एक्स एंड वाई इन सम ऑर्डर। और कंडीशन क्या दे रखी है ये, तो हमें बताना है कि कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं इस ग्रुप में, इस ग्रुप में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स डाल सकते हैं, जबकि ये कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में। तो देखो कंडीशन दे रखी है, ई को हम, ई क्या बता रखा है, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, और क्या बता रखा है इसके साथ साथ ये भी दिया है कि हर एलिमेंट ग्रुप में कुछ कॉम्बिनेशन में एक्स एंड वाई के प्रोडक्ट से लिखे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत आराम आराम से समझेंगे। तो पहली कंडीशन क्या दे रखी है, x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ई के इक्वल दे रखा है। देखो तो मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। अब मेरे को बताओ अगर 2 है और मैं उसकी किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी दैट मीन्स 1 के इक्वल आ जाए। 1/2 से करूंगा तभी तो ये 1 2 से 2 कट जाएगा और 1 बचेगा। दैट मीन्स 2 का इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो आइडेंटिटी आएगी। इसका मतलब x के इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो आइडेंटिटी मिलेगा। सेकंड क्या दे रखा है, y इंटू वाई इज इक्वल्स टू ई। तो इन दोनों स्टेटमेंट से हमें पता चला, सो x इज इक्वल्स टू x इनवर्स इज इक्वल्स टू x एंड y इनवर्स इज इक्वल्स टू y। फिर क्या दे रखा है दूसरा तीसरा स्टेटमेंट, देखो क्वेश्चन में x इंटू वाई इंटू एक्स इंटू वाई। थर्ड क्या है, x इंटू वाई इंटू एक्स इंटू वाई, जिसको मैंने लिख दिया x इंटू वाई एक्स इंटू वाई, जो किसके इक्वल है अगेन, ई के इक्वल। दैट मीन्स एक्स और वाई आपस में इनवर्स हैं, एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई, जैसा अभी हमने इसमें देखा एक्स और वाई के केस में, वन एंड स्टेटमेंट 1 और 2 के केस में। ठीक है, अब ग्रुप की प्रॉपर्टी के हिसाब से जब हम ये इनवर्स ओपन करते हैं तो क्या आ जाता है, वाई इनवर्स पहले आता है और एक्स इनवर्स बाद में आता है। समझ में आई बात, वाई इनवर्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल। एक्स इनवर्स किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। तो एक्स वाई इनवर्स किसके इक्वल हो गया, एक्स वाई के इक्वल। एक्स वाई इनवर्स किसके इक्वल हो गया, वाई एक्स के इक्वल। सो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्या मैं बोल सकता हूँ, एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई एक्स। भाई देखो एक्स वाई इनवर्स एक्स वाई के इक्वल हो गया, ये तो हमें पता चल गया जैसे हमने एक्स और वाई 1 और 2 को देखा था ऊपर। ठीक है, अब जब हम इसको ओपन करते हैं, इस वाले को, ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इनवर्स पहले आना चाहिए, मतलब वाई इनवर्स पहले आना चाहिए फिर एक्स इनवर्स आना चाहिए, और वाई इनवर्स की वैल्यू क्या है वाई, एक्स इनवर्स की वैल्यू क्या है एक्स। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब सोचो कि अगर ये दोनों आपस में कम्यूट करने लगे, एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स होने लगा, तो और दोनों का स्क्वायर भी ई के इक्वल है। देखो ये थर्ड स्टेटमेंट में ये दे रखा था ना, एक्स वाई इज इक्वल्स टू ई, फोर्थ वाले स्टेटमेंट में है वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई, दोनों का स्क्वायर भी ई के इक्वल है। तो हम कोई भी एलिमेंट इन सब से लिख सकते हैं, कौन से एलिमेंट्स, ई एक्स वाई एक्स वाई। अभी समझ में आएगा। देखो और कोई अलग एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं एक्स स्क्वायर करता हूँ, एक्स स्क्वायर ये ई के इक्वल है, अगर मैं वाई स्क्वायर करता हूँ ये ई के इक्वल है, अगर मैं एक्स वाई की मल्टीप्लाई करता हूँ ये किसके इक्वल आ रहा है, वाई एक्स के इक्वल आ रहा है। तो अब हम चेक कर सकते हैं क्या कोई और एलिमेंट भी हम इसमें बना सकते हैं या नहीं। देखो एक्स इंटू वाई किसके इक्वल होगा, एक्स वाई के इक्वल होगा। वाई इंटू एक्स किसके इक्वल होगा, अगेन एक्स वाई के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। अब मैं कोई भी रैंडम एलिमेंट डाल रहा हूँ एक्स वाई एक्स, ये किसके इक्वल होगा, देखो एक्स इंटू एक्स आइडेंटिटी के इक्वल है। ठीक है, बचा वाई, ये किसी भी एलिमेंट की मैं आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो लास्ट में वही एलिमेंट आता है वाई। ठीक है, अब किसकी एक्स वाई इसकी मल्टीप्लाई करके देखो तो वो भी ई के इक्वल आता है। तो हमें पता चल गया कि केवल टोटल 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही पॉसिबल हैं सेट के अंदर, इनसे हम इसके अलावा और कुछ नहीं बना सकते जब कंडीशंस हमारी ये दे रखी हो, एक्स इंटू एक्स वाई इंटू वाई एक्स वाई वाई एक्स इज इक्वल्स टू ई।
तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सच ग्रुप इज इक्वल्स टू 4। 76 क्वेश्चन देखिए, इफ जी एक्स इज इक्वल्स टू, जी एक्स क्या दे रखा है, 1 माइनस एक्स, और एच एक्स दे रखा है एक्स बाय एक्स माइनस 1। हमें क्या निकालना है, जी ऑफ एच एक्स डिवाइडेड बाय एच ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एच एक्स डिवाइड बाय एच ऑफ जी एक्स। देखिए बहुत आराम से, जी ऑफ एच एक्स मतलब यहाँ पर एच क्या है, एच एक्स की वैल्यू आएगी एक्स माइनस वन अपॉन एच, यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू आएगी, जी एक्स क्या है 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जी ऑफ एक्स ये पूरा एक्स है, और क्वेश्चन में देखो अगर एक्स लिखा हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उस पूरे एक्स को 1 में से माइनस कर दे रहे हैं, तो ये कैसे सॉल्व होगा, 1 में से ये पूरा एक्स मैं माइनस कर दूंगा, दैट मीन्स 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। बताओ समझ में आया। ठीक है, एच ऑफ एक्स क्या बोलता है क्वेश्चन में, देखो अगर कोई भी एक्स यहाँ पे लिखा है या फिर कुछ भी यहाँ पे लिखा है, उसमें क्या होगा, सबसे पहले वो एक्स यहाँ पे रिपीट होगा न्यूमरेटर में, और फिर उसमें से 1 माइनस कर देंगे। सिमिलरली पहले ये अगर ये हमारा x है तो x क्या होगा, न्यूमरेटर में आता है, दैट मीन्स 1 बाई एक्स, और फिर उसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं, 1 माइनस एक्स में से 1 माइनस कर देते हैं। बताओ अब इसी चीज को सॉल्व करना है बस, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस एक्स जब मैंने एलसीएम लिया अपॉन x माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा -1 अपॉन एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय माइनस एक्स which is equals to x upon x माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, यहाँ से आएगा माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, तो h ऑफ x अपॉन g ऑफ x, ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है h ऑफ x और g ऑफ x, इसको मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ ऑप्शन 1 को। ये किसके इक्वल आएगा, x अपॉन x माइनस 1, एच ऑफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी थी ना, और जी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी थी 1 माइनस एक्स, इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या है x अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना इसको मैं। ठीक है, और यही इसके इक्वल आ गया, देखो जो मैंने अभी सॉल्व किया था और यही मेरा जो ऑप्शन 1 था आपस में इक्वल आ गए, इस वजह से देयरफॉर जी ऑफ एच ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। मेरे को कौन सा ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन ए। अपने आप सॉल्व करोगे दोबारा तब क्लियरली समझ में आ जाएगा, ये मैंने आपको जल्दी से सॉल्व करके दिखा दिया। क्वेश्चन 17, फॉर एनी सेट ए द पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय 2 टू द पावर ए, इफ ए, एक मेरे को ए सेट दे रखा है और 2 द पावर क्या है, पावर सेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन से इनमें से ट्रू है। देखो अगर हमारे पास ए क्या दे रखा है 5 6 एंड 7 ये दे रखा है, और 2 टू द पावर क्या दे बोलता है, 2 टू द पावर इज द पावर सेट, तो मैं क्या निकालता हूँ उसका पावर सेट, एक बार निकाल लेता हूँ। पावर सेट क्या होता है 5 5 6 7, पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ एवरी सबसेट, तो देखो सारे सबसेट्स निकाल रहा हूँ और उसका सेट बना दे रहा हूँ, और क्या हो गया 5 6 5 7 6 7 और लास्ट में 5 6 7। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे, ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, 5 बिलोंग्स टू 2 टू द पावर ए, क्या इस सेट के अंदर 5 आ रहा है, यस, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। सेकंड है 5 इज अ सबसेट ऑफ 2 टू द पावर ए, हमें पता है एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, तो इट इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड बोल रहा है 5 और 6 इज बिलोंगिंग
टू 2 टू द पावर a। देखो ये कहीं पर है, ये रहा प्रेजेंट, तो ये भी ट्रू हो गया, क्योंकि 5,6 का सेट बिलोंग कर रहा है, ये पूरा किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, 2 टू द पावर a में, इस वजह से ये ट्रू हो गया। फोर्थ क्या बोल रहा है, 5 6 इज अ सबसेट ऑफ 2 टू द पावर a। बताओ ये होगा क्या, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा यहां से लेके यहां तक बिलोंग कर रहा है, ना कि ये सबसेट हो, ना कि ये सबसेट है। अगर हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ होता 5 6, ये इसको बोलेंगे हम सबसेट, ठीक है, इसको बोलेंगे हम सबसेट ऑफ 2 टू द पावर a, नॉट दिस। इस वजह से हमारा ऑप्शन 4 फॉल्स हो गया, तो इसका आंसर हो गया सी, 1 2 3 तीनों ट्रू हैं। देखो 78 क्वेश्चन भी हम बहुत ही आराम से समझेंगे। सपोज L इज इक्वल टू पी क्यू आर एस टी इज अ लैटिस, एक L दे रखा है जो लैटिस है और उसका हेसिड डायग्राम ये दे रखा है, ठीक है। फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू L नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट एक्स एल यू बी वाई एंड एक्स जी एल बी आर द जॉइन एंड मीट ऑफ एक्स वाई रिस्पेक्टिवली, कोई नई बात नहीं बताई। यहाँ से देखो लेट एल क्यूब क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड such that x, y, z belongs to L be the set of all ordered triplets of elements of L। कुल मिला के एल क्यूब क्या है, ये है ट्रिपलेट्स का सेट। सारे ट्रिपलेट्स जो एलिमेंट्स एल के अंदर बिलोंग कर रहे हैं उसका जो ट्रिपलेट बन रहा है, यानी 3 का ऑर्डर बन रहा है, उसके सेट को एल क्यूब रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेट पी आर, जो हमको बताना है वो क्या है, लेट पी आर बी द प्रोबेबिलिटी दैट एन एलिमेंट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एल क्यूब चूजन इक्वी प्रोबेबली, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। मतलब कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हम ऑर्डर ट्रिपलेट को चूज करें जो कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। देखो ये कंडीशन कौन सी है, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई एक्स वाई। ये प्रॉपर्टी देखते ही हमें दिमाग में क्या आना चाहिए, अ लैटिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। हमने पढ़ रखी है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव कब होगा, जब ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होता है, तब हम बोल सकते हैं लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव है। लेकिन लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव कब नहीं होता, वो भी देखिए, अ लैटिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव इफ एंड ओनली इफ, क्या पढ़ा था हमने, इट हैज अ सब लैटिस, किसके आइसोमॉर्फिक होना चाहिए वो, विच इज आइसोमॉर्फिक टू, विच इज आइसोमॉर्फिक टू L1 स्टार और L2 स्टार। बताओ याद आया। देखो क्वेश्चन में हमको इस किस चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें, और ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव की होती है। तो हम कह सकते हैं लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव कब होता है, जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हो। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव कब नहीं होता, जब कभी हमारे को कोई सब लैटिस ऐसा दिख जाए जो L1 स्टार और L2 स्टार का आइसोमॉर्फिक होता है। अब L1 स्टार किस तरह का होता है, डायमंड शेप का। L1 स्टार इस ये होता था L1 स्टार, इसका नाम ABCDE ये था। और L2 स्टार कैसा होता था, पेंटागन शेप का। L2 स्टार ABCDE। तो हमारे क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन में दे रखा है ये किसके इक्वल है, ये L1 स्टार के मॉर्फिक है ना, आइसोमॉर्फिक है ना, जिसके अंदर Q R S इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स हैं। तो मैं कह सकता हूँ Q R एंड S आर इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स हैं। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे जो प्रॉपर्टी ऊपर लिखी है, चलो देखते हैं। देखो एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई एक्स जेड। यहाँ पर मैंने x को q लिया है, y को r लिया है और z को s लिया है। देखो सबसे पहले ये LHS सॉल्व करेंगे। y ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड z किसके इक्वल है, देखो y किसके इक्वल है, r के, तो r ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड s किसके इक्वल है। देखो क्वेश्चन में देखो r और s का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी नीचे जाके ये कहाँ पर मिल रहे हैं, p पे मिल रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा p। और x लीस्ट अपर बाउंड p, मतलब कि q लीस्ट अपर बाउंड p किसके इक्वल होगा,
Q लीस्ट अपर बाउंड P, यानी ये ऊपर जाके कहाँ पर मिल रहे हैं, P पर। तो देखो इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी ये ऊपर जाकर Q पे मिल रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा Q। तो LHS का आंसर आ गया हमारा Q। अब हम RHS फाइंड करते हैं। RHS x y इज इक्वल्स टू Q R इज इक्वल्स टू क्या आएगा, और x z इज इक्वल्स टू Q S क्या आएगा। देखो Q और R का देखो T, और Q और S का भी T। तो क्या LHS और RHS इक्वल है, P इज नॉट इक्वल्स टू T। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों एलिमेंट्स Q R S प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहे, दैट मीन्स लैटिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव। लैटिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव किसकी वजह से, इन तीन एलिमेंट्स की वजह से, क्योंकि ये तीनों इनकम्पेरेबल हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, देखो क्यू आर एस को कितने तरीके से लिख सकते हैं हम, 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 6। और कौन कौन से हो सकते हैं वो देखो, मैं ये भी लिख के दिखा सकता हूँ, क्यू आर एस, ये 6 तरीके हैं जिससे इनकम्पेरेबल एलिमेंट से हम ऑर्डर ट्रिपलेट बना सकते हैं। टोटल एलिमेंट्स कितने थे एल के अंदर, एल का सेट क्या है 5 है ना, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट कितने बना सकते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स कितना होगा, 5 का क्यूब यानी 125। तो सक्सेसफुल नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रिपलेट, देखो टोटल तो हमारे पास 125 थी, लेकिन 6 ऐसी हैं जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, दैट मींस 119। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 119 बाय 125, जो किसकी इक्वल होगी 0.952। तो ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, ऑप्शन अच्छा इसमें दे रखा है 1/5, 1/5 दैट मींस 0.2, 0.2, और हमारा पी आर इससे बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी। देखो एक बार और फटाफट से मैं दोबारा ये समझा देता हूँ, यहाँ से पढ़ो, लेट एल क्यूब एक्स वाई जेड बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपलेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जेड, लेट पी आर बी द प्रोबेबिलिटी। पी प्रोबेबिलिटी कैसे है कि हमें ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, समझ में आए? ये कंडीशन कहाँ की होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव की। हम लेटिस को डिस्ट्रीब्यूटिव कब बोल सकते हैं, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और लेटिस को डिस्ट्रीब्यूटिव कब नहीं बोलते, ये तो बिल्कुल थ्योरी का पार्ट है ना, कि डिस्ट्रीब्यूटिव कब नहीं बोलते, जब वो L1 स्टार हो या फिर L2 स्टार हो। तो हमने क्वेश्चन में देखा कि हाँ भाई, जो हमारे को एग्जाम्पल क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है, ये L1 स्टार के आइसोमॉर्फिक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होगा। किसकी वजह से, इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स की वजह से। देखो P और T तो टॉप में और बॉटम में हो गया, तो इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स कौन से बचे, Q R और S। इस वजह से मैंने एक बार चेक करके देखा क्या क्यू आर एस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। ये प्रॉपर्टी दे रखी थी क्वेश्चन में, तो जब मैंने एलएचएस निकाला मेरे पास किसके इक्वल आया, क्यू के, सॉरी ये क्यू है यहाँ पे, क्यू के इक्वल आया, और आरएचएस किसके इक्वल आया, टी के इक्वल आया। तो क्यू और टी आपस में इक्वल नहीं हुए, तो कंडीशन फेल हो गई इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स की वजह से। और ये एलिमेंट्स कितने तरीके से हम इनका ऑर्डर ट्रिपलेट लिख सकते थे, क्योंकि एट द एंड हमें तो ऑर्डर ट्रिपलेट बताना था ना। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी दैट एलिमेंट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एल क्यूब, यानी ऑर्डर ट्रिपलेट बतानी थी। इस वजह से हमने क्यू आर एस की नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकाले कि कितने तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। तो इनके 6 तरीके से लिख सकते हैं। तो और नंबर ऑफ टोटल ट्रिपलेट्स कितने की हो गई, 5 क्यूब, दैट मींस 5, क्योंकि एल का साइज क्या था 5, जिसके अंदर क्या था पी क्यू आर एस टी, 5 एलिमेंट्स थे ना इसके अंदर। तो टोटल ट्रिपलेट्स कितनी हो जाएगी इसकी, 5 क्यूब। सक्सेसफुल ट्रिपलेट कितनी हो जाएगी, 125 में से 6 जाएंगे, क्योंकि 6 ऐसे ट्रिपलेट बन रहे थे, 6 ऐसे ट्रिपलेट बन रहे थे जो इसको कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे ना, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू टी आ रहा था। इस वजह से इसका आंसर आ गया 119। और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, सक्सेसफुल अपॉन टोटल। तो सक्सेसफुल अपॉन टोटल जब हमने इसको सॉल्व करा ये आया, और ऑप्शन क्या दे रखा था, 1/5 इज लेस देन पी आर इज लेस देन 1। तो 1/5 कितना हो गया, 0.2, विच इज लेस देन इक्वल्स टू 0.952, विच इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन, देखो कौन सा ऑप्शन, डी। क्वेश्चन नंबर 79, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं, सच दैट ए रिलेट्स टू बी, ए बी से कब रिलेट करेगी, इफ एंड ओनली इफ ए और बी आपस में डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, और हैव अ कॉमन डिवीजर अदर देन 1। समझ में आई बात, देखो दो कंडीशन दे रखे हैं, ए और बी दोनों आपस में अलग अलग होने चाहिए, ठीक है,
और इसके अलावा इनका जो कॉमन डिवीजर हो वो 1 से दूसरा हो, जैसे 2 और 6। 2 और 6 का कॉमन डिवीजर क्या है? 2। 1 तो नहीं है ना, और 2 और 6 आपस में अलग-अलग भी हैं। तो मैं कह सकता हूँ 2 रिलेट्स टू 6 इज़ ट्रू। समझ में आई बात? व्हिच नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर इज़ ट्रू? क्या आर सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव नहीं है? यानी हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी देखनी है इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आई बात? तो सबसे पहले समझो ए और बी, ए रिलेट्स टू बी if and only if A and B are distinct, प्लस क्या बात बता रखी है? have and have common divisor other than 1, other than 1। अब रिफ्लेक्सिविटी के लिए अगर मैं सोचता हूं तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? ए कॉमा बी, ए कॉमा ए पे ही कमेंट करता है वो, दैट मीन्स आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? जब ए बी के इक्वल नहीं हो सकता, और हमको रिफ्लेक्सिविटी कैसे देखनी होती है? ए कॉमा ए पर, सिंस ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट, ये दोनों अलग होने चाहिए ना, लेकिन रिफ्लेक्सिविटी कैसे देखते हैं हम? ए कॉमा ए पर, तो ए के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, दैट इज ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। बहुत इजी था रिफ्लेक्सिव जज करना। अब देखते हैं हम सिमेट्रिक के बारे में। क्या आर सिमेट्रिक है? बताओ। अगर ए कॉमा बी डिस्टिंक्ट है और उनका डिवीजर अदर देन 1 है, तो क्या सेम चीज बी कॉमा ए के लिए नहीं होगी? क्यों? क्योंकि बी और ए भी आपस में इक्वल है और इनका कॉमन डिवीजर भी 1 से दूसरा होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं आर इज सिमेट्रिक बड़े इजीली। यही ऑप्शन ले लो, 2,6। 2 और 6 आप दोनों डिस्टिंक्ट है और इनका जो सी डी है अदर देन 1 है, अदर देन 1। और अगर मैं 6,2 लेता हूं तो ये भी तो सेम बात बैठ रही है ना, 2,6 जैसी। तो ये आर इज सिमेट्रिक, हमने बोल दिया आर इज सिमेट्रिक। देखते हैं ट्रांजिटिविटी के बारे में। ट्रांजिटिविटी क्या बोलता है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो क्या ये कंडीशन जो हमको दे रखी है, ए और बी रिलेट करेंगे आपस में और ये ट्रांजिटिविटी होगा? ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एक एग्जांपल लेते हैं, 2,6 ये हो गया मेरा ए कॉमा बी, और सपोज करो ये आर में बिलोंग कर रहा है। एक मैंने लिया 6,2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या 2,2 भी बिलोंग कर रहा होगा आर में? देखो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं और इनका कॉमन डिवीजर भी 1 से अलग है। क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है और इनका कॉमन डिवीजर भी 1 से अलग है, तो ए कॉमा बी, बी कॉमा सी और ए कॉमा सी, क्या ये 2,2 आर में बिलोंग कर रहा है? नहीं। अभी अभी हमने देखा कि ए कॉमा ए आर में बिलोंग नहीं कर सकता। देखो, क्या ये आपस में डिस्टिंक्ट है? नहीं है। तो हमें रिलेशन में यही दे रखा था, रिलेशन ये तभी होगा अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। तो हमारा ये रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव। ऑप्शन डी, आर इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है कार्डिनलिटी निकालनी है, पावर सेट ऑफ दिस। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी देख रखा है। ठीक है, लेट एक्स इज इक्वल्स टू, इसको एक्स बोल देते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 0, 1 से लेके 10 तक। मॉड एक्स कितना हो गया? जब 0 भी इंक्लूड है तो टोटल कितना हो गया? 11। और इसकी कार्डिनलिटी पावर सेट की निकालनी है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सिंपल 2 टू द पावर साइज, दैट मीन्स 2 टू द पावर 11, जिसकी वैल्यू होती है 2048। तो 2048 इज द फाइनल आंसर। होप यू लाइक दिस वीडियो। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी टॉपिक अगर मेरे को थियोरेटिकली भी समझाना है तो भी आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू।